हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 पर है 1.6 पॉइंट स्टार्ट करेंगे। डिड यू एवर वंडर, क्या आपको कभी हैरानी हुई है? इस्तु इज अम्यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। जो इस्तु है ये बड़ा रोमांचित हो गया इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान के, बड़े बड़े नंबरों के। While thinking about these, he came up with an unusual question. इन्हें सोचते हुए वो एक बड़े ही अनयूजुअल क्वेश्चन पे पहुंचा। Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? अब ये दिमाग में सोचने लग गया कि क्या मुंबई की सारी जो पॉपुलेशन है क्या वो 1 लाख बसेस में आ सकती है? What do you think? आपको क्या लगता है? How can we find out? हम ये कैसे पता कर सकते हैं? Let us assume a bus can accommodate 50 people. अब यहाँ इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है कि मान लीजिए एक बस के अंदर 50 लोग आ सकते हैं। Then 1 lakh buses can accommodate 1 lakh into 50, that is 50 lakh people. तो फिर 1 लाख बसेस के अंदर लोग कितने आ जाएंगे? 1 लाख को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आएगा 50 लाख पीपल। ठीक है, अब आगे। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 lakhs. We say this is an earlier table. We saw this in an earlier table. हमने ये देखा था कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 24 लाख से भी ज़्यादा है। ये पीछे हमने देखा था टेबल में। So the entire population of Mumbai cannot fit in 1 lakh buses. तो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है ना मुंबई की वो 1 लाख बसेस में नहीं आ सकती है। 1 लाख बसेस के अंदर सिर्फ 50 लाख लोग आ सकते हैं, जबकि पॉपुलेशन तो इससे डबल से भी ज़्यादा है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं, मैंने इनको नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 ऐसे तक, ताकि मैं आपको इसमें ठीक से पढ़ा पाऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। एक RMS टाइटैनिक शिप बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर जो है एक शिप के अंदर 2500 पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स? क्या मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 5000 शिप्स के अंदर आ सकती है? ये क्वेश्चन है। चलिए ये हम पता कर लेते हैं। देखिए, 1 शिप कैन कैरी 2500 पैसेंजर्स। इसको बड़े सिस्टम से करना होगा क्वेश्चन को आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखकर। एक शिप के अंदर इतने पैसेंजर आ सकते हैं, तो 5000 शिप्स कैन कैरी, 5000 शिप्स के अंदर कितने पैसेंजर आएंगे? ये जो फिगर है 2500 एक शिप की, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 5 जो 25 का 5 और ये 2 आ गया, 5 2 10 11 12 आ गया। तो ये आ गया है 125। अब देखते हैं इसको, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और ये 1 करोड़। तो ये बन गया है 1 करोड़ 25 लाख। और मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो कितनी दे रखी थी? 1 करोड़ 24 लाख। यानी कि ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यस, इसका जवाब है यस, क्योंकि ये जो फिगर आ रही है 1 करोड़ 25 लाख, ये तो मुंबई की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो 5000 शिप्स के अंदर जो है ये मुंबई की सारी पॉपुलेशन आ सकती है। अब इसके नीचे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, इस स्ट्रेंज क्वेश्चन से इंस्पायर होके रॉक्सी वंडर्ड, रॉक्सी बड़ी हैरान होती है और कुछ सोचती है। इफ़ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, अगर मैं डेली 100 किलोमीटर ट्रेवल करूं, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, तो क्या मैं 10 साल में मून तक पहुंच जाऊंगी? यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। अब ये फिगर हमने ध्यान में रखनी है कि अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर होता है। रॉक्सी कहती है कि क्या मैं 10 साल में वहां पहुंच जाऊंगी? तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक दिन का डिस्टेंस, क्योंकि रॉक्सी एक दिन में चलती है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। फिर हम लिखेंगे एक साल का डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर। अब एक साल में कितना हो जाएगा? एक साल में होते हैं 365 डेज, तो इसे हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ 365 1 हो गया 365 और पीछे की ये 2 0 लग गई।
तो 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 36,500 किलोमीटर तो ये एक साल में ट्रेवल कर सकती है। अब 10 साल की बात करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 ईयर्स, 10 साल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना ये एक साल में कर रही है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साल में ये कर रही है 36,000 है, ये 36,500, ये तो एक साल का है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 3 जीरो तो पीछे आ जाएंगी और 365 1 जार 365, ये 365 हो गया। अब ये कितना बना? 1 टेंस 100, 1000, 10,000, तो ये 3,65,000 किलोमीटर बन गया। अब हमें इसकी कंपैरिजन करनी है इस नंबर से। देखिए यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अर्थ से लेके मून तक का वो 3,84,400 है, लेकिन वो अगर 10 साल पैदल चलती रहे तो वो सिर्फ 3,65,000 तक ही पहुंच पाएगी। तो ये तो डिस्टेंस कम रह गया, यानी 10 साल चलने के बाद भी वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी। अभी भी जो है ना समथिंग 19-20 हज़ार का डिस्टेंस रह गया है। तो इसका जवाब होगा यहाँ पे नो। तो यहाँ जो ए और बी इसमें नीचे पार्ट में लिखे हैं, हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन 1 ईयर, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जवाब मैंने यहाँ दे दिया। एक साल में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आप ये फिगर यहाँ लिख सकते हो। फिर हाउ फार वुड शी ट्रेवल इन 10 ईयर्स, फिर वो 10 साल में कितना ट्रेवल करेगी, ये फिगर हमने यहाँ पे बना ली है। इस फिगर से ही हम अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि ये फिगर जो है अर्थ और मून के डिस्टेंस से कम आ रही है, तो वो कम ट्रेवल कर पाएगी। इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशंस इन स्टेजेस, क्या अगर इस तरह की कैलकुलेशंस को हम स्टेज में परफॉर्म करें तो वो आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान होगा। यहाँ हमने किया ही क्या है, यहाँ हमने सबसे पहले एक दिन का निकाला, फिर एक साल का निकाला और फिर 10 साल का निकाल दिया। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है इनको स्टेप्स में किया जाता है और स्टेप्स में ही करके यहाँ प्रॉपर आंसर तक हम पहुँच पाते हैं। यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशंस, तो आप इस तरीके को बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नेमिंग मैंने 2 से डाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम, आप पता कीजिए क्या आप सन तक पहुंच सकते हो पूरी जिंदगी भर अगर चलते रहो तो। इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे, अगर आप डेली 1000 किलोमीटर चलो तो क्या आप सूरज तक पहुंच सकते हो? You had written down the distance between the earth and the sun in previous exercise, आपने पिछली एक्सरसाइज में इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से लेके सन तक का वो लिखा हुआ था। चलिए हम वो लिख देते हैं। डिस्टेंस जो है E फॉर अर्थ, अर्थ से लेके S फॉर सन तक का जो डिस्टेंस है वो था 14 करोड़ 70 लाख और ये थाउजेंड्स और ये 100 टेंस वंस, इतना किलोमीटर जो है अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है। अब यहाँ बात कर रहा है कि आप क्या पूरी ज़िंदगी में पहुँच पाओगे इतने डिस्टेंस पे। तो पहले तो हमें ये दे रखा है कि एक दिन में 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, तो पहले यही लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। फिर हम एक साल का निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर। अब ईयर में होते हैं 365 डेज, तो 1000 को हम 365 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो एक साल में हम कितना डिस्टेंस चल पाएंगे वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो 365 1 जार 365 हो गया और पीछे के ये 3 जीरो आ गए, 1 2 और ये 3 जीरो आ गए। 1 टेंस 100, 1000, 10,000 और ये लाख, 3,65,000 इतना किलोमीटर हम चल सकते हैं एक साल में। अब बात कर रहा है यहाँ पे लाइफ टाइम की। देखिए लाइफ टाइम तो सबकी अलग अलग है, कोई कभी भी मर सकता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 60 साल, कोई 80 90। हम यहाँ पे 100 साल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 100 साल तक पैदल चलता रहता है और हर दिन वो 1000 किलोमीटर चलता है, तो अगर वो एक साल में इतना ट्रैवल कर रहा है 3,65,000, तो 100 साल में वो कितना ट्रैवल करेगा, यानी कि लाइफ टाइम में। इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगेन यहाँ पे पीछे की जीरो सारी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो जीरो लगेंगी और 365 1 जार 365 इसके आगे लग जाएगा। अब 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और ये आ गया करोड़।
तो ये जो डिस्टेंस बना है ये बना है 3,65,00,000। अब ये तो 3 करोड़ है और यहाँ पे जो फिगर है वो 14 करोड़ की है। तो ये तो मतलब आधे से आधे पे ही पहुंच पाएंगे हम, या शायद आधे से आधा भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। 3 करोड़ में और 14 करोड़ में तो बहुत फर्क है। तो 100 साल में भी जो है ना हम सन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा NO, नो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके यहाँ पे ABC 3 पार्ट दे रखे हैं। मेक नेसेसरी रीजनेबल एजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके रीजनेबल एजम्पशंस जो है ना आप तैयार कीजिए और इनका आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ए है, इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट्स 5 ग्राम्स, अगर एक पेज जो होता है उसका वजन 5 ग्राम होता है, तो कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। तो क्या आप उस तरह के 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर यानी 1 लाख पेपर उठा सकते हो एक ही टाइम में। चलिए हम पता कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, पहले हमें दे रखा है ना एक शीट का वजन, तो वेट ऑफ 1 शीट इज इक्वल टू 5 ग्राम, ये हमें गिवन है। हमें निकालना है 1 लाख शीट्स का, तो वेट ऑफ 1 लाख शीट्स हो जाएगा, ये जो 5 ग्राम है इसकी हम 1 लाख से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा, ये 5 और ये सारी जीरोस लग जाएंगी, तो ये आ गया है 5 लाख। अब ये जो 5 लाख फिगर आई है ये आया है ग्राम में, तो यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे। अभी हम अपना जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतना सारा जो ग्राम है ना हमें अंदाज़ा नहीं लग सकता कि ये कितना वजन है। लेकिन अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले तो फिर हम बता सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम हमें पता होता है कितना होता है। तो ये जो 5 लाख है इस फिगर को किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 kg के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। और अगर हम ग्राम से किलोग्राम बना रहे हैं ना, छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट बना रहे हैं, तो फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1000 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये फिगर किलोग्राम में आ जाएगी। अब एक 0 से 1 कटा, दूसरी से दूसरा, तीसरी से तीसरा कटा, यहाँ आ गया है 500 किलोग्राम। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 1 लाख शीट्स है ना इनका वज़न 500 किलोग्राम होगा। अब मैं आपको बता दूं कि 500 किलोग्राम कितना होता है। लगभग आपने गाय देखी है, भैंस देखी है, उसका जो वज़न होता है ना वो लगभग 500 किलोग्राम के आसपास होता है। तो 500 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर 7th क्लास के बच्चे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 किलो वज़न उठा सकते हो, या अपने वेट से ज़्यादा भी वज़न नहीं उठा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ताकतवर होगा तो सिर्फ 50 किलोग्राम वज़न उठा सकता है वो। तो 500 किलोग्राम तो बहुत बड़ा रेसलर भी नहीं उठा सकता। तो इसका जवाब होगा NO, नो। अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर कहता है, इफ़ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर दुनिया भर में हर 1 मिनट के अंदर 250 बच्चे पैदा होते हैं, विल अ मिलियन बेबीज बी बोर्न इन अ डे, तो क्या एक दिन के अंदर मिलियन बेबीज पैदा हो सकते हैं। तो मिलियन कितना होता है, मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। पहले हम ये पता करते हैं कि जो यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे पैदा होंगे। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, बेबीज बोर्न इन 1 मिनट, ये हमें दे रखा है 250 के बराबर, कि 1 मिनट में दुनिया भर में 250 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब लिखेंगे हम 1 घंटे का, तो बेबीज बोर्न इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितने पैदा हो जाएंगे, ये है 1 मिनट का 250। 1 घंटे के अंदर जो है 60 मिनट्स होते हैं, तो इसे हम 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे की 2 जीरो तो ये आएंगी, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ कर लेते हैं 25 इंटू में 6, 6 5 30 का 0 और ये 3 आ गया, 6 दूनी 12, 13 14 15, 150 आया, ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं 0, ये 5 और ये 1, तो ये फिगर आई है 15,000। तो 1 मिनट में 15,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब एक दिन का निकालते हैं, तो बेबीज बोर्न इन 1 डे, एक दिन में कितने हो जाएंगे, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। तो ये जो फिगर आई है 1 घंटे की यानी कि 15,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से। यहाँ मैं एक दिन की जगह पे जो है ना ऐसे स्लैश डाल के 24 आवर्स भी लिख देता हूँ, ताकि पता हो कि अब आपने
1 घंटे का निकाल लिया, अब आप 24 आवर्स का निकालोगे तो 24 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो ये फिगर देख लेते हैं कितनी आती है। 1 2 3, 1 2 3, ये तो 0 आएंगे। और 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू में 24, तो 15 4 जार, ये डायरेक्ट मैंने 60 लिख लिया और ये क्रॉस लगा लिया। और 15 2 जार 30 होता है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ये 0, ये 6, ये 3, तो 0 6 3 ऐसे लिखेंगे पीछे से, 0 6 और ये 3। अब देखते हैं जरा ये फिगर कितनी आती है। 1 10 100, 1000 10,000 और ये आ गया है लाख। तो ये तो सिर्फ 3,60,000 हुआ है। अगर मैं इसको आपको मिलियन से कंपेयर करके दिखाऊं तो देखिए ये है 3,60,000। अब मिलियन में लिखता हूं यहाँ पे। मिलियन के लिए 1 10 100, 1000 10,000, 100,000 और ये है फिर मिलियन। देखिए मिलियन कितना बड़ा नंबर होता है, ये तो इससे छोटा ही है ना, तो ये इससे छोटा है। तो इसमें भी जवाब हमारा नो होगा कि एक दिन में 1 मिलियन बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते हैं। तो इसका जवाब भी हो गया है NO, नो। अब इसी का सी पार्ट है, सी पार्ट को भी देखिए, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? क्या आप एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर सकते हो? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड, और ये मान के चलिए कि आप हर एक सेकंड में 1 कॉइन को काउंट कर लेते हो। तो हम गिवन से ही शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर गिने जाने वाले सिक्के कितने हैं? 1 है। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, सेकंड से बड़ा मिनट होता है, मिनट से बड़ा फिर घंटा होता है, और घंटे से बड़े फिर डेज होते हैं। तो इस सिस्टम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 सेकंड में 1 सिक्का काउंट कर सकते हैं। अब 1 मिनट में कितने कर सकते हैं? तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम 60 कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। फिर 1 घंटे में कितने? तो घंटे के मैं अगर यहाँ पे मिनट लिख दूँ तो 60 मिनट्स होते हैं, 60 m, और यहाँ 1 मिनट के अगर सेकेंड लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 s होता है। ऐसे भी स्लैश डाल के आप लिख सकते हो, ये नंबर आपको दिखता रहेगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगी। तो मैं नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटेड इन 1 आवर बोलूँ या नंबर ऑफ काउंटेड इन 60 मिनट्स बोलूँ? तो अब 1 मिनट में 60 कॉइन्स हैं, तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 6 6 36, 36 और 2 0, ये आ गया है 1 घंटे का। अब 1 दिन का हमें निकालना है। 1 दिन के अंदर होते हैं 24 आवर्स, तो ये जो फिगर यहाँ आई है 3600, इसे हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 0 तो ये पीछे की आएंगी ही आएंगी। यहाँ 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जार 24 का 4 2 आ गया, 4 3 जार 12 13 14 आ गया, क्रॉस 2 6 जार 12 का 2 आ गया, यहाँ 1 कैरी आ गया, 2 3 जार 6 और ये 7 आ गया, तो ये 4 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया और ये 8 आ गया, 8 6 4 आ गई ये फिगर। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। देखिए ये नंबर कितना बनता है? 1 10 100, 1000 10,000, ये तो सिर्फ और सिर्फ 86,400 बना है। और बात कर रहे थे यहाँ पे मिलियन की, मिलियन तो 10 लाख के बराबर होता है। तो ये जो फिगर है 86,400 इज लेस देन 1 मिलियन। तो 1 मिलियन से तो ये बहुत कम है, इतने सिक्के हम एक दिन में काउंट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया है NO, नो। अब इसके नीचे कहता है थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस, इसी तरह के सोचिए और बनाइए मज़ेदार क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर क्लास, और अपनी क्लास के अंदर शेयर कीजिए। अब आगे फिगर इट आउट है। नंबर 1 देखिए, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द। आपको 0 से लेके 9 तक सारे के सारे जो 10 डिजिट्स हैं इनको यूज करना है और इनसे आपको एक 10 डिजिट नंबर बनाना है। ब्रैकेट में एक चीज लिख रही है, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, जो पहला डिजिट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये चीज आपको खुद भी पता होनी चाहिए कि पहला डिजिट अगर 0 होता है तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती है।
उस नंबर को हम जो ना उतने डिजिट का नंबर नहीं मानते हैं। जैसे कि अगर मैं 0 1 2 लिख देता हूँ तो ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैं 0 को पहली प्लेस से हटा के कहीं और लगा देता हूँ, 1 0 2 ऐसे लिख देता हूँ, अब ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आगे कभी भी 0 नहीं लिखा जाता है। हमें किस तरह के नंबर बनाने हैं? नेक्स्ट पेज नंबर 20 के ऊपर दे रखे हैं, ये 2 तरह के नंबर बनाने हैं, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 0 से लेके 9 तक। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, जब आपको कोई डिजिट्स दिए जाते थे और आपसे बोलते थे कि स्मॉलेस्ट नंबर बना दीजिए इससे और इससे लार्जेस्ट नंबर बना दीजिए, बस उसी टेक्निक का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, लार्जेस्ट नंबर बनाना है हमको पहले, तो मल्टीपल को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। सबसे पहले इन दिए हुए डिजिट से आप एक लार्जेस्ट नंबर बनाइए। तो लार्जेस्ट के लिए सबसे बड़े नंबर को पहले लिखना होता है, फिर इससे छोटा लिखना होता है, फिर इससे छोटा, फिर यहाँ पे 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, सबसे छोटा 0 यहाँ पे लास्ट में है। ये मैंने सबसे बड़ा नंबर बनाया है इन सारे डिजिट्स को यूज करके। अब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखिए 5 का मल्टीपल वो नंबर होता है जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 होता है या फिर 5 होता है, यही तो होते हैं 5 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वंस प्लेस पे या तो 0 रखूं या फिर मैं वंस प्लेस के ऊपर यहाँ पे 5 रखूं। अब कौन ज़्यादा ठीक रहेगा? मुझे बनाना भी लार्जेस्ट नंबर है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो फिर 5 मेरे को यहाँ पे रखना है, तो 5 यहाँ पे बड़ी प्लेस पे है, 1 10 100,000 10,000 लाख, तो अब यहाँ पे 5 लाख है। अगर मैं ऐसा करूँ कि 9 8 7 6 और यहाँ 0 रख दूँ और फिर ये 0 की जगह पे अगर मैं 5 रख देता हूँ, अब देखिए लाख की प्लेस पे कितना आ गया है, ये 0 आ गया, तो ये तो नंबर में बहुत डिफरेंस आ गया। इतना बड़ा नंबर, ये 5 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे ये 0 लाख लिखा हुआ है, तो क्या सही रहेगा? आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो बड़े से बड़े नंबर को, आपके पास 2 ऑप्शन है, 0 और 5 है। इनमें बड़े से बड़े जो प्लेस है ना, बड़ी जो प्लेस है, बड़ी प्लेस से मेरा मतलब है यहाँ पे जैसे ये वाली बड़ी प्लेस है, ये लाख की प्लेस है, ये वंस की प्लेस है, तो बड़ी प्लेस पे आप बड़े नंबर को रखिए, तो फिर आपका जो नंबर है ना वो लार्जेस्ट बनेगा। तो ये ऑप्शन तो इसमें गलत होगा अगर मैं इस तरह से चलता हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ 0 रखता हूँ, तो फिर ये लार्जेस्ट नंबर बनेगा जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो मैं अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। आंसर ए के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो थी एक्सप्लेनेशन। आंसर ए में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये होगा मेरा सही जवाब। अब आते हैं बी के ऊपर। बी में स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है हमको, तो मैं इवन नंबर को पहले भूल जाता हूँ। मैं क्लास 4 में जाता हूँ और मुझे तो बस ये करना है कि यहाँ पे ये 10 डिजिट दे रखे हैं, इनसे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो अब मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर का रूल ये होता है कि आपको पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, लेकिन अगर आपके नंबरों में दिए हुए डिजिट्स में कोई डिजिट 0 आ गई तो फिर 0 को आपको सेकंड प्लेस पे लिखना होता है और फर्स्ट प्लेस पे लिखना होता है जो 0 से जस्ट बड़ा नंबर होता है यहाँ पे। तो ये सेकंड प्लेस है, यहाँ मैं 0 रखूँगा और 0 से जस्ट बड़ा यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 रखूँगा। अब सबसे छोटा मैंने लिख लिया, इसके बाद फिर इससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और ये फिर आ गया 9। तो ये तो किया मैंने क्लास 4 वाला काम। मैंने इन डिजिट्स को यूज करके सबसे छोटा नंबर तैयार कर दिया है। अब यहाँ मुझे ये ध्यान देना है कि नंबर होना चाहिए इवन नंबर। अब यहाँ तो इवन नंबर होने की कंडीशन क्या है कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 तो मैंने यूज कर ही लिया यहाँ पे, क्योंकि 0 मुझे यहाँ पे लगाना है क्योंकि नंबर छोटा बनाना है। तो और 2 को भी मैंने, अब 2 और 4 और 6 8 में से मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? देखिए अभी यहाँ पे पीछे 9 है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 को रख देता हूँ तो 9 यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो फिर तो ये तो बड़ी प्लेस पे बड़ा नंबर आ गया, फिर छोटा नंबर थोड़ी बना। इसी तरह से अगर 4 को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रखता हूँ तो फिर और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। 6 में रखता हूँ अभी जितना है यहाँ पे, तो फिर और बड़ा नंबर हो जाएगा। अभी ये जितना दिख रहा है, अगर मैं 6 यहाँ पे रख दूँ, 0 यहाँ ले आऊँ, अब ये 8 है। अब 8 को और 9 को, 8 तो अपनी जगह पे ठीक है इस सीक्वेंस के हिसाब से, तो 8 का सीक्वेंस तो ठीक है,
तो 8 के साथ मैं कुछ गेम खेल सकता हूँ। मुझे इवन नंबर बनाना है ना, तो मैं जस्ट इतना करूंगा कि इन प्लेसेस को रिप्लेस कर दूंगा। 8 को मैं यहां कर दूंगा, 9 को यहां कर दूंगा, क्योंकि ये प्लेस भी बहुत छोटी है और ये लास्ट प्लेस है, इससे अलग तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैं इन नंबरों को छेड़ता हूं, यहां से इनको इंटरचेंज करता हूं, तो अभी जितना ये नंबर दिख रहा है ना, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं तैयार होगा, फिर तो यहाँ पे कुछ लाख करोड़ बढ़ जाएंगे और ज़्यादा। तो ये ऑप्शन यहीं पे यही रहेगा कि 1 0 2 3 4 5 6 7, और इवन नंबर बनाने के लिए, क्योंकि इवन नंबर के लिए पीछे इवन नंबर होना ज़रूरी है, 8 यहाँ मैं कर दूंगा, 9 को बस शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये है बी का आंसर। एक्सप्लेनेशन आप समझ गए, इनके रीजंस भी आपको समझ में आने चाहिए। तो ये हो गया है बी का आंसर। ये सबसे छोटा 10 डिजिट का वो नंबर है जो इन डिजिट को यूज करके बना है, और ये एक इवन नंबर भी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज 10,30,285 विच हैज़ 43 लेटर्स। ये जो 43 यहाँ पे बोला गया है ना, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिए बोला गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, ये इन लेटर्स की बात चल रही है। 43। गिव अ 7 डिजिट नंबर नेम। एक 7 डिजिट नंबर का नेम लिखिए विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स आए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ी ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप नंबर नेम सीखते थे फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर, 1 2 3 FOUR 4 FIVE 5 SIX 6, ये बात समझनी है कि इनमें कौन सा वो नंबर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश के लेटर्स आते हैं। पहले तो आप 7 डिजिट के नंबर पर आइए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का नंबर हो गया। 7 डिजिट के नंबर के अंदर यहाँ पे ये है लाख, ये लाख की प्लेस है, ये है 1000 की प्लेस, और यहाँ पे ये 100 की प्लेस है, और यहाँ पे फिर ये टेंस की प्लेस आ गई है। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा नंबर लिखा जाए लाख की प्लेस पे, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 लाख, तो 4 में कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 में कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। मुझे ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो इसमें 5 है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे 5 है, EIGHT यहाँ पे भी 5 है, 9, ये 4 और ये 3 हो गए। तो 3 के अंदर, 7 के अंदर और 8 के अंदर 5 डिजिट है यहाँ पे। तो 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है ये। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि यहाँ तो जैसे ये लाख लिखा हुआ है, तो 2 प्लेसेस है ना लाख की, तो 2 प्लेसेस का मतलब है मुझे 20 30 35 36 समथिंग ऐसे लिखना होगा। इनमें भी अब मुझे ये वाली चीज़ें देखनी है, 20 30 40 50 60 70 80 90, इनमें वो कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि 7 5 और ये TYT, इसके अंदर सबसे ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं नंबर 7। बाकी 80 में भी नहीं है इतने, 90 में भी नहीं है, 20 में भी 1 2 3 4 5 6 ही है। तो हाईएस्ट जो लेटर्स है वो इसमें 70 के अंदर ही आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ लाख लिखूंगा तो 70 लाख लिखूंगा, और अगर 1000 लिखूंगा तो 70,000 लिखूंगा, और 100 लिखूंगा तो फिर मैं 7 लिखूंगा। 100 में तो देखिए मैं 7 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर लिखना है, सिंगल बोलना है ना। तो 100 की प्लेस पे तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं हम, उसमें 5 डिजिट है। 8 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 100 के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? 7 लिख सकता हूँ मैं 3 लिख सकता हूँ, मैं 8 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सबके अंदर इक्वल डिजिट्स हैं नंबर 5, और 5 यहाँ पे हाईएस्ट होता है। लेकिन 1000 के लिए जब मैं यहाँ पे 2 प्लेस लिखूंगा तो 70,000 लिखूंगा। अगर मैं 50,000 लिखूंगा 50, तो 50 में तो 5 नंबर है। ऐसे समझना है आपको, इसमें लिखने का ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत गहराई है क्वेश्चन के अंदर। तो इस प्लेस के ऊपर यहाँ तो 7 और 7 ही आएंगे। इसके बाद अब आपको समझना है, 71 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पे तो वही नंबर लिखना है ना, वंस प्लेस वाला नंबर।
और वंस प्लेस में सबसे ज़्यादा जो डिजिट होते हैं वो 5 होते हैं और वो 3 नंबरों में होते हैं, 3 में होते हैं, 7 में होते हैं, 8 में होते हैं। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास ऑप्शन वही है, 7 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 8 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ भी वंस वाला ही, मान लें यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 671,000, 72,000, 73,000। तो सबसे ज़्यादा लेटर्स किसके में आ रहे हैं, इन तीनों में आ रहे हैं, 5-5। तो इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन यही है, 7 भी है, 3 भी है, 8 भी है। और इधर देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये टेंस प्लेस है ना, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 10 10 है, 10 लिखूंगा, या फिर 20 21 22 समथिंग लिखूंगा। यहाँ पे भी टेंस वाली चीज़ लिखी जाएगी, 20 30 40, ये वाले जो नंबर है ना 20 30 40 50 60 70 80 90, वो इस प्लेस पे आएंगे यहाँ टेंस वाली पे। तो इस केस के अंदर जो 70 है इसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स है, तो यहाँ तो मुझे 7 ही रखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे तो उनमें जो ना ये 3 लेटर्स आ सकते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास ऑप्शन है 7 3 और 8। बात को समझना बड़ी गहराई से। यहाँ पे मैं 71 2 72 73 74 लिखूंगा, तो उनमें ये जो 7 3 और 8 है इनमें सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हैं, तो इन 3 में से मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो 3 प्लेसेस है ना, ये जो 10 लाख की प्लेस है, ये जो 10,000 की प्लेस है और ये जो टेंस की प्लेस है, इसमें मैं जब 70 पुट करूंगा ना तो उसकी स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा लेटर्स आएंगे। बाकी जब मैं वंस प्लेस में जाता हूं तो फिर 1 से लेके ये जो मुझे 9 तक लिखने हैं, 10 तो कभी लिखा ही नहीं जाता, 1 से लेके 9 तक में मैं 3 ऐसे लेटर देख रहा हूं जिनमें बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स है। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ये लेटर्स है, हाईएस्ट वो 5 है। तो इन 5 में से मैं किसी को भी लिख दूं, मेरी गिनती पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हम जब ये नंबर बनाएंगे, मेन चीज यही थी जो 7 7 था। अब यहाँ कुछ भी लिख दीजिए आप अपनी मर्जी से, 7 लिख दो, 3 लिख दो, 8 लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं अगर सब जगह पे 7 ही लिख देता हूँ तो देखिए 7 7 7 और ये 7, ये नंबर भी याद रह जाएगा। बड़ा सिंपल सा है कि सब जगह 7 ही आ गया। अब ये हो गया 77,777,777 लिख देते हैं इसको वर्ड्स में, 77 lakhs 77,777 ये है। बाकी यहाँ 73 भी लिख सकते हैं, यहाँ 70, यहाँ भी 3 लिख सकते हैं, यहाँ 8 भी लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल ही कर दिया, हर जगह पे 7 7 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 3 और 8 भी लिख दोगे तो ये जो गिनती है ना ये सब जगह पे सेम रहेगी। गिनने जरा इनको एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं इसके अंदर और 5 आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये 7, ये फिर से 7, देखिए ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये 7, इसके अंदर 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। यहाँ पे 7 लेटर्स, इसमें 5 लेटर्स, थाउजेंड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर्स हैं। यहाँ पे 7 में 5 लेटर्स, 100 में 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। यहाँ पे 70 में अगेन फिर 7 आ गया और 7 में अगेन फिर 5 आ गया। अब इन लेटर्स को काउंट कर सकते हैं हम, 7 5 12 13 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 38, 38 में 5 जोड़ा, 39 40 43 हो गया, 43 में 7 जोड़ा 50 हो गया, 57 हो गया, 57 में 5 जोड़ा, 57 में 5 जोड़ा तो 62 आ गया। 62 लेटर्स आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ये हाईएस्ट है। तो ये क्वेश्चन आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। आपको एक 9 डिजिट का नंबर लिखना है
इसके अंदर अगर कोई भी दो डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर देना तो जो नया नंबर बनेगा वो बड़ा नंबर बनेगा पहले से। तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा बता देता हूं। हमें 9 डिजिट का नंबर लेना है तो हम 1 से ही शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस क्वेश्चन में हम 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपका आंसर भी है। अब आंसर ये क्यों है, देखिए अगर मैं इनमें से कोई भी दो डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूं तो जो नया नंबर बनेगा ना उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। ये 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये है 12 करोड़। अगर मैं 2 को और 1 को चेंज कर देता हूं तो ये 21 बन जाएगा, तो ये 21 करोड़ बन जाएगा। और बाकी सेम, मतलब जो भी बनेगा इनको चेंज करते ही, क्योंकि जो बड़ी वाली प्लेस है ना, बड़ी प्लेस पे फिर बड़ा नंबर आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे बड़ी प्लेस पे छोटा नंबर लिखा है, और जब इंटरचेंज किया जाएगा तो बड़ी प्लेस के ऊपर जो है ये बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ 56,000 लिखा हुआ है, अगर मैं सब कुछ सेम रखता हूँ और यहाँ से सिर्फ 6 और 5 को चेंज कर देता हूँ तो नए नंबर में फिर 65,000 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सारा नंबर सेम रखता हूँ और 8 और 9 को चेंज कर देता हूँ तो फिर 89 की जगह नया नंबर जो होगा उसके अंदर 98 आ जाएगा। कोई भी रैंडमली आप कोई भी दो नंबर चेंज कर दो, वो भी कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि साथ वाले चेंज करने हैं, आप कहीं से भी चेंज कर दो। मान लीजिए जैसे ये है, अभी ये कितना है, ये है 12 करोड़, मैं 2 और 6 को चेंज कर देता हूँ। अगर मैं 2 यहाँ ले जाता हूँ और मैं 6 यहाँ कर देता हूँ तो नया नंबर 16 करोड़ बन गया। तो इस तरह से जो आंसर है वो यही है। आप जो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर को 1 से शुरू करके 9 तक ले जाओ और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। यही अकेला इकलौता ऐसा नंबर है, ओनली 1, जहां पे आप कोई भी दो डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो जो नया नंबर होगा उसकी वैल्यू पहले वाले नंबर से ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। ये नंबर दे रखा है बड़ा सा, इसको मैंने थोड़ा प्रॉपरली लिख लिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 4 बार लिखा हुआ है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे मैंने लिख लिया, आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें से आपको 10 नंबर स्ट्राइक कर देने यानी हटा देने हैं, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ताकि उसके बाद जो नंबर बच जाए ना वो सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल हो। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, हमें 10 डिजिट्स चाहिए, 10 डिजिट्स चाहिए। तो ये 1 टेंस नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इन 10 डिजिट में मेरे को सबसे बड़ा नंबर लिखना है यहाँ से। अब मैं देख रहा हूँ कि पीछे ये 5, ये वाले 5, ये बिल्कुल सेम नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी बिल्कुल सेम है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ तो 10 हो ही गए हैं, पीछे ये 10 है, तो इनमें से जो अगले वाले हैं ना, इनमें से मैं हाईएस्ट नंबर को बचा के सारा स्ट्राइक कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 मैंने हटा दिए, 1 2 3 4 मैंने हटा दिए। यहाँ पे हाईएस्ट 5 और 5 मैंने ले लिया, तो सबसे बड़ी प्लेस पे मैं यहाँ पे 5 और 5 ले लेता हूँ। तो 2 प्लेस तो मैंने इन 5 से कवर कर ली जिन पे मैंने ये डॉट लगाया है। इसके बाद मेरे को यहाँ पर ये 8 प्लेसेस चाहिए। इन 8 प्लेसेस के ऊपर मेरे को 8 ही डिजिट चाहिए। अब आगे मेरे पास यहाँ पे 10 डिजिट बचे हैं, तो इन 10 डिजिट में से मैं सिर्फ 8 यूज़ करना चाहता हूँ और मेरे को इनका ऑर्डर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो ये शुरू में सबसे ये 1 और 2 है ना, इन्हीं को मैं स्ट्राइक कर देता हूँ, इन्हीं को हटा दूंगा तो फिर यहाँ पे बड़ी प्लेस पे 3 4 5 आ जाएगा। अगर इन्हें हटाऊंगा तो फिर बड़ी प्लेस पे 1 2 3 आ जाएगा। तो यहीं से मैं 1 और 2 को हटा देता हूँ। अब ये 3 4 5 ये बड़ी प्लेस पे आ गया, 3 4 5, और बाकी ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे स्मार्टली मैंने इस तरह से नंबर्स यहाँ पे स्ट्राइक किए ताकि ये जो नंबर बना है ना, ये इसके अंदर सबसे बड़ा बेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर बना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और ये अरब तक बात पहुंच गई है। तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 में बोला है द वर्ड्स ZERO 0 एंड ONE 1 शेयर लेटर्स E एंड O।
0 में और 1 के अंदर एक कॉमन लेटर है जो कि ई है और ओ है। द वर्ड्स 1 and 2 शेयर्स आर लेटर ओ। 1 और 2 के अंदर ओ ऐसा लेटर है जो दोनों के अंदर है। एंड द वर्ड्स 2 and 3 ऑल्सो शेयर्स लेटर टी, और 2 और 3 के अंदर एक कॉमन लेटर टी है। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 consecutive numbers which do not share an English letter in common? आपको कहाँ तक चलना पड़ेगा ताकि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबरों में, आपको कोई भी ऐसा इंग्लिश का लेटर ना मिले जो एक दूसरे के कॉमन हो। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 लिखा, 1 2 के अंदर ओ कॉमन है, फिर 2 और 3 के अंदर यहाँ पे टी कॉमन है, 3 और 4 के अंदर यहाँ पर आर कॉमन है, और 4 और 5 के अंदर तो यहाँ पे एफ बी कॉमन है, और 5 और 6 के अंदर आई कॉमन है, और 6 और 7 के अंदर एस कॉमन है, और 7 और 8 के अंदर यहाँ पर ये ई कॉमन है, 8 और 9 के अंदर यहाँ पर ये आई कॉमन है, और 9 और 10 के अंदर ये ई कॉमन है। यहाँ तक तो मेरे को कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे कोई कॉमन ना हो। हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच जो नंबर नेम है उसमें कोई ना कोई एक लेटर कॉमन आ रहा है। अब 10 और 11 में देख लेते हैं। 10 में ई है, 11 में ई है, इसमें भी है। 11 12 के अंदर ई आ रहा है, 12 13 के अंदर ई आ रहा है। ऐसी 14, यहाँ से तो 3 की लाइन चल जाएगी, फिर तो सबके अंदर जो है ना डबल ई कॉमन आते रहेंगे। फिर 19 आएगा, उसमें भी ई होता है, 20 में भी ई होता है। फिर 21 से लेके 30 तक ये सारी जो 20 की लाइन चलेगी, 21 22, उसमें भी सब कुछ कॉमन आता रहेगा। अगर मैं देखूँ 29 और 30 में, 30 देख लेता हूँ कि 29 और 30, THIRTY 30, तो यहाँ पे टी कॉमन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो है ना इसमें ऐसा कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आएगा जिसके नंबर नेम में कोई लेटर कॉमन ना हो। अगर मैं 90 और 99, तो 99, और अगर मैं 100 को देख लेता हूँ, HUNDRED 100, इसमें भी ई आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि शायद ऐसे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो मैथ्स के अंदर जिनके नंबर नेम में कोई लेटर कॉमन ना आ रहा हो। आप चेक करके देख लेना, अगर आपको कोई मिले तो आप लिख के भेजना फिर यहाँ पे आंसर में, कमेंट में। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई है, तो मैं तो अपना जवाब लिख देता हूँ नन, ऐसा कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे साइड में ट्राई दिस लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ये खाली टाइम में करने का क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। बी और सी पार्ट आप खाली टाइम में ट्राई करना। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। द 10th डिजिट यू राइट इज 1। जो 10th डिजिट होगी ना वो 1 होगी, क्योंकि 9 तक तो यहाँ 9 डिजिट हो गई हैं, तो 10th डिजिट क्या हो गई है, 1 हो गई है। एंड द 11th डिजिट इज 0, और 11th डिजिट फिर 0 होगी एज पार्ट ऑफ द नंबर 10, जो कि 10 नंबर का पार्ट है। यहाँ तक जो 0 है ये 11th डिजिट होगी। समझ गए आप बात को। अब फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में बोला है व्हाट वुड द 1000th डिजिट बी। अगर आप ऐसे नंबरों को लिखते चले जाओ तो 1000वीं प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। एट विच नंबर वुड इट ऑकर, और वो जो डिजिट आएगी वो कौन से नंबर पे आएगी, ये हमसे पूछा है। चलिए इसके लिए यहाँ आपको बात समझनी होगी, डिजिट्स का ध्यान रखना होगा और फिर नंबर का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ इसको मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये ट्राई दिस क्वेश्चन है, खाली टाइम में करने का क्वेश्चन है। इस पे तो 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं ये सिंगल नंबर डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं। तो 1 से 9 तक कितने डिजिट हो गए हैं, टोटल 9 डिजिट्स हो गए हैं। फिर आते हैं हम 2 डिजिट के नंबरों के ऊपर। 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होकर 99 तक होते हैं। तो 10 और 99 के बीच में 89 नंबर्स होते हैं, और जिनमें से एक अगर हम 10 मान ले तो ये हो गए हैं टोटल 90 नंबर्स। टोटल 10 को भी मिला ले और 99 तक जब काउंट करते हैं हम तो 90 नंबर्स होते हैं। इन 90 नंबरों में सब में 2-2 डिजिट हैं, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए 180।
अब 100 से लेके और 200 तक टोटल डिजिट्स हो जाते हैं 101 और यहाँ से 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। भाई 101 से लेके 200 तक तो 100 हो गए और फिर ये 100 भी हो गया, तो 101 डिजिट हो गए हैं यहाँ तक। और ये 3 डिजिट के नंबर है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 303 डिजिट्स हो गए। इसी तरह मैं 201 से अगर 300 तक डिजिट्स का कैलकुलेट करता हूँ, काउंट करता हूँ, तो टोटल 100 डिजिट्स हो जाते हैं और इनको 3 से 100 नंबर्स हो जाते हैं। 100 नंबर हो गए और 3 डिजिट के नंबर हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 डिजिट्स यहाँ हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 301 से लेके मैं 350 तक लेता हूँ, क्योंकि इसके आगे जो है ना मेरे को ध्यान रखना है 1000 का, तो यहाँ तक 600 700 800 लगभग हो गए हैं। तो 800 में हम 300 तो नहीं जोड़ सकते, तो मैं थोड़ा यहाँ कम कर लेता हूँ, 50 का गैप बना लेता हूँ। 301 से 350 तक टोटल 50 नंबर्स हो गए हैं, 50 नंबर हो गए हैं 3 डिजिट के, तो टोटल डिजिट्स हो गई हैं 150। अब मैं 10-10 का गैप ले लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी 900 के आसपास पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ। 350 से लेके 360 तक टोटल नंबर हो गए हैं 10 और ये 3 डिजिट के नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 डिजिट्स हो गए हैं। फिर मैं यहाँ तक मैं रफ में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा 900 के आसपास पहुँच गया हूँ, नीचे तक पहुँच गया हूँ। मैंने देखा कि अब तो बस कम की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने 361 से 369 तक ले लिया। ये 9 नंबर हुए और ये 3 डिजिट के हैं, तो 9 या 27 डिजिट यहाँ पे हो गए हैं। 369 नंबर तक, यानी ये जो 9 लिखा हुआ है ना, ये 999th डिजिट है। मैंने इन्हें कैलकुलेट कर लिया, 999th डिजिट है। अब मेरे को 1000th डिजिट चाहिए, तो 369 के बाद मैं क्या नंबर लिखूंगा, 370 लिखूंगा। ये जो लास्ट डिजिट है ये है 999th डिजिट, और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट 370 लिखूंगा तो 3 जो आ जाएगा ये आएगा 1000th डिजिट, 1000वीं जगह पर ये 3 नंबर आएगा। तो ये तो मेरा आंसर है। और इसमें ये भी पूछा है एट विच नंबर वुड इट ऑकर, ये कौन से नंबर पे आया है, ये आया है 370 नंबर पे। तो मेरे 2 जवाब होंगे यहाँ पे कि 1000th डिजिट इज इक्वल टू, ये तो 3 होगा, और नंबर ऑन इट ऑकर, नंबर ऑन इट ऑकर ये नंबर है 370। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, खाली टाइम का काम है, ट्राई दिस का काम है। बी क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ, इसमें आपने करना क्या होगा। व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, मिलियंथ का मतलब हो गया 10 लाख, ये है बी पार्ट के लिए, 10 लाख को बोलते हैं हम मिलियंथ डिजिट। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे ये चार्ट बनाया है, इसी तरह से आप इस तरह से चार्ट बनाओगे। यहाँ पे आप 3 डिजिट के सारे नंबर ले लोगे, फिर 4 डिजिट के ले लोगे, फिर आपको 5 डिजिट के नंबरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरह से करते करते आपको देखना है कि आप 10 लाख डिजिट पे क्या नंबर आ रहा है। फिर सी में कहा है व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 500th टाइम, आपने जो 5 है ये 500th टाइम कब लिखा। इससे मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि आपने कहाँ तक लिखते चले गए, जहाँ 5000th 5000 बार आपने 5 लिख दिया। जैसे हम 1 से लेके अगर 10 तक देखते हैं तो इसके अंदर 1 बार 5 आ गया, 1 टाइम 5 आ गया, एक बार आ गया ये। फिर ऐसे ही मैं अगर 10 से लेके और मैं 100 तक कैलकुलेट करूँगा तो मैं देखूँगा वहाँ पे बहुत कई बार 5 आ जाएगा, इन्हें मैं जोड़ लूँगा। फिर ऐसे ही मैं 101 से लेके और फिर 900 या फिर 1000 तक देखूँगा कितनी बार 5 आया। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है लगेगा इसके अंदर खाली टाइम में बैठ के। ये आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ट्राई दिस लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्वेश्चन पे स्ट्रेस नहीं डालना है। इस तरह का लेंथी क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ कैलकुलेटर हैज ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन्स। कोई कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ 2 ही बटन है, एक तो 10,000 प्लस करने का, एक 100 प्लस करने का। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स
टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को बनाने के लिए कितने क्लिक्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से बटन को कितनी बार क्लिक किया जाएगा, उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है आपने। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये है आपके डिजिट्स जो नंबर्स आपको तैयार करने हैं। ये 10,000 का बटन है, ये 100 का बटन है। हमें पहले बनाना है 20,800। अब देखिए यहाँ पे ना 10,000 पे आप फोकस कीजिए। ये 10,000 की जगह पे यहाँ 20 लिखा हुआ है। तो अगर 20,000 मेरे को बनाना है तो 10 और 10 20 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 2 बार बटन दबा दूंगा 10,000 का, ये 20,000 हो गया। फिर 800 लिखा हुआ है और मेरे पास 100 का भी बटन है, तो मैं 8 टाइम्स 100 को प्रेस कर दूंगा। तो ये बन गई एक्सप्रेशन कि 2 बार 10,000 को क्लिक करना है और फिर 8 टाइम्स 100 को क्लिक करना है। बन गई एक्सप्रेशन। ऐसे अगला देखिए, अब यहाँ पे 92,000 है और 100 है। तो 10,000 पे पहले फोकस कीजिए आप। ये 90,000 बनने के लिए 9 टाइम्स पहले 10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 90,000 बन जाएगा। फिर प्लस 90 के 1000 बनने के बाद में ये 2 1 और 0 0 ये रह जाएगा। ये 2100 लिखा हुआ है, तो 100 का बटन 21 टाइम्स दबाएंगे तो 21 इंटू में 100। ऐसे 100, ये 1,20,500 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये 120,000 है, ये 120,000 यानी कि 1,20,000 हो गया। तो 120,000 बनाने के लिए मुझे 10,000 का बटन 12 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। तो 12 इंटू में जब मैं 10,000 करूँगा तो ये बन जाएगा 1,20,000 और फिर आगे 500 है, इसके लिए मैं 100 का बटन यूज़ कर लूँगा। 5 टाइम्स 5 इंटू में 100। नेक्स्ट देखिए 65 लाख हैं ये और 30,000 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसमें ध्यान देना है कि लैक्स के लिए 10,000 का जो बटन है वो 10 बार दबाया जाता है। यहाँ पे 65 हो गया और फिर ये 3 भी है। यहाँ तक जो है ये 10,000 यहाँ से शुरू हो गया, ये 1000 है ना, ये 10,000 यहाँ से शुरू हो गया, यानी 653 को जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे के ये 4 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो 653 इंटू में 10,000 करूँगा मैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको आगे के 4 डिजिट छोड़ने हैं, क्योंकि 4 0 होते हैं 10,000 के अंदर। तो इससे जितना भी लिखा हुआ है यहाँ से आगे आगे इतनी बार आपको 10,000 का बटन दबाना है। अब आगे तो कुछ और नंबर तो है नहीं, तो यहाँ 100 का तो हमें प्रेस करना ही नहीं है। ये चीज़ आगे यहाँ पे काम आएगी। 1 10 100,000 यहाँ तक आप चीज़ को छोड़ दीजिए। ये 702 है, तो 702 टाइम्स आप प्रेस करोगे 10,000 का बटन प्लस में, और फिर यहाँ से आगे इसको आप 100 में रीड करना। ये 57 और दो प्लेस का मतलब है 100, तो 5700 लिखा हुआ है ये, तो 57 इंटू 100 करेंगे, यानी 57 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 100 का बटन। बिल्कुल आसान था। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मैनी लैक्स मेक अ बिलियन। कितने लैक्स 1 बिलियन बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसान करने का तरीका बिल्कुल ये है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास लैक्स हैं, ये है लैख, 1 लाख हो गया। मेरे को कितने लैक्स चाहिए ताकि बन जाए 1 बिलियन। बिलियन लिखते हैं पहले तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और ये हो गया है बिलियन। तो 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये नंबर बन जाए। अब जब हमें इस तरह से ये वाली फिगर चाहिए होती है ना, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ये आपने 4th क्लास में सीखी होगी ये चीज़, कि अगर ये चीज़ मेरे को चाहिए तो मैं बड़ी फिगर को इस छोटी फिगर से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ का वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा। तो वही कर लेते हैं हम, बिलियन को डिवाइड कर लेंगे 1 लाख से। तो 1 2 3 और फिर 1 2 3
और आगे फिर 1 2 3, तो 9 जीरो लगती हैं 1 बिलियन के अंदर। इसे डिवाइड करते हैं 1 लाख से, 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं, तो ये 5 जीरो नीचे वाली ऊपर वाली 5 जीरोस को काट देंगी, 1 से 1 जीरो कट जाती है डिवाइड के अंदर, 3 चौथी से चौथी, पांचवी से पांचवी। अब बचा है 1 और ये 1 2 3 4 जीरोस, यानी 1 और 1 2 3 4 जीरोस, तो 1 स्टैंड्स 100, 1000 10,000, तो ये 10,000 आंसर है इसका, यानी 10,000 लैक्स, LAKHS लैक्स मेक अ बिलियन, 10,000 लैक्स मेक अ बिलियन, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 देखिए, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। आपके पास नंबर 1 to 9 के 2 सेट ऑफ कार्ड्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। आप यहां से कोई भी नंबर उठा सकते हो, 2 बार सेम नंबर। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट अ। अब यहां से उठा के ना आपको नंबर्स यहां पे ये जो जगह दे रखी है इसके अंदर रखना है। यहाँ ऊपर 7 डिजिट का कोई नंबर है और नीचे कोई 5 डिजिट का नंबर है। इस तरह से यहाँ से नंबर उठा के आपको इनके अंदर रखने हैं ताकि आप बना पाओ नंबर 1 में लार्जेस्ट पॉसिबल सम। ऐसे नंबर यहाँ पे रख दो ताकि उसका आंसर सबसे बड़ा आंसर आ जाए। बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द 2 रिजल्टिंग नंबर्स। ऐसे नंबर यहाँ पे बना दीजिए ताकि उनका जो डिफरेंस है यानी सबट्रैक्ट करके सबसे छोटा आ जाए। अब ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहले मैं जगह बनाता हूँ। ऊपर मेरे को 7 प्लेसेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे मेरे को 5 प्लेसेस चाहिए, 1 2 3 4 5। मेरे को इनका एडिशन करना है और नंबर यहाँ पे बनना चाहिए बड़े से बड़ा नंबर। अब देखिए बड़े से बड़ा नंबर बनने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ये जो पहले 7 डिजिट का नंबर है इसकी ये जो बड़ी वाली प्लेसेस है, इस तरफ बड़ी प्लेसेस होती है ना, यहाँ मैं सबसे बड़े नंबर को पुट करूँगा। तो सबसे बड़े नंबर यहाँ पे कौन है, 9 है। तो 9 को मैं 2 बार यूज़ कर लूँगा, यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। ये मैंने 9 लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया। इसके बाद ये जगह खाली पड़ी है और फिर मैं इससे छोटा नंबर ले लेता हूँ। इससे नेक्स्ट जो बिगर नंबर है 8 और 8, तो ये फिर दोनों 8 मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे 7 का यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, एक चीज़ ध्यान देना, देखिए अब मैं इस प्लेस के ऊपर आ गया हूँ तो नीचे भी तो ये जो नंबर है इस पे भी तो प्लेस है, तो यहाँ मैं 8 ना यूज़ करके मैं 8 को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये समझने की बात है इसके अंदर, क्योंकि इस प्लेस पे अगर 8 आएगा तो ये क्या है 1 टाइम्स 100 1000 10,000, तो 10,000 की वैल्यू बढ़ जाएगी जो 10,000 की प्लेस पे नंबर आएगा। तो यहाँ मैं 8 को यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास 2 ही 8 है, ये मतलब स्टिकर है, इसको उठाया मैं एक यहाँ लगा लूँगा, एक यहाँ लगा लूँगा, तो 8 को तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा। अब 7 को यूज़ कर लूँगा मैं, 7 को मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगा कि यहाँ पे 7 यूज़ कर लूँगा और फिर इसी तरह से यहाँ पे 7 यूज़ कर लूँगा ताकि बड़े से बड़ा नंबर मेरा बन जाए। फिर नेक्स्ट प्लेस पे मैं 6 और 6 को यूज़ कर लूँगा। इसी तरह से मैं फिर आगे 5 और 5 को यूज़ कर लूँगा और फिर यहाँ पे मैं 4 और 4 को यूज़ कर लूँगा। तो पर्पस ये रहेगा दोनों नंबरों के अंदर कि जो हाईएस्ट प्लेस है ना, हाईएस्ट प्लेस के ऊपर मैं बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे चिपका दूंगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो सबसे बड़ा पॉसिबल होगा। यहाँ ये जो बात मैंने बताई इसको ध्यान से समझना, दोनों नंबर पे मेरा फोकस रहेगा। तो इसकी हाईएस्ट प्लेस तो ये है, इसकी हाईएस्ट प्लेस ये है, मेरे पास 2 ही 8 है तो यहाँ पे मैं 8 लगा दूंगा। यहाँ पे मैं 9 नहीं लगा सकता। 9 यहाँ क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो प्लेसेस है ना पहले वाले नंबर की, ये बड़ी प्लेसेस है हमारे इन दोनों नंबरों में, तो इसका जो सम आएगा वो हाईएस्ट पॉसिबल सम आएगा। यहाँ हमें सम निकाल के तो दिखाना नहीं है, बस हमसे ये चीज़ पूछी थी कि नंबरों की प्लेसमेंट किस तरह से करी जाएगी। अब इसी का बी पार्ट भी है। बी पार्ट में देखिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस आए इनका, यानी इनकी सब्ट्रैक्शन इस तरह की आए ताकि वो सबसे छोटी आए। तो पहले मैं जगह बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
और नीचे हैं 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5। अब आपको ध्यान देना है, मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, सबसे छोटा डिफरेंस, यानी जो नीचे नंबर आए ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर आने के लिए मैं कुछ ऐसा नंबर लूंगा कि यहां तो मैं ले लूंगा स्मॉलेस्ट नंबर और यहां मैं ले लूंगा लार्जेस्ट नंबर। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर मतलब मेरे पास 10 और 20 है और मेरे पास 3 और 4 है, मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस जो ना सबसे छोटा आए। सबसे छोटा डिफरेंस कब आएगा? जब मैं सबसे छोटा नंबर ले लेता हूं इनमें से। मेरे पास ये दो ऑप्शन है, एक तो 10 20 है और एक 3 और 4 है। तो 10 और 4 का कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा, यानी ऊपर तो रखूंगा मैं इन दो में से छोटा और नीचे रखूंगा मैं इन दोनों में से बड़ा। तो जो डिफरेंस आएगा ना वो स्मॉलेस्ट आएगा, यानी 10 - 4 करूंगा तो 6 आएगा और 20 - 3 करूंगा तो 17 आएगा। ये ऐसे समझा देता हूं आपको कि यहाँ पे 10 है और यहाँ 3 और 4 है। तो अगर मेरे को नंबर छोटा चाहिए, नीचे अगर मेरे को छोटा चाहिए, तो फिर मैं सबसे बड़े नंबर में से वो नंबर माइनस करूंगा इन दोनों में से जो यहाँ पे, नहीं सबसे छोटे नंबर में से, सॉरी मैं पहले ही सही बता रहा था कि ये दो छोटे नंबर हैं 10 और 20। तो इनमें से मैं छोटा वाला लूंगा और इनमें से मैं बड़ा वाला लूंगा, तो डिफरेंस जो है ना मेरा छोटा ही आएगा। वही चीज़ मेरे को यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ मैं सबसे छोटा नंबर कैसे बनाऊं? इन नंबरों को यूज़ करके, और यहाँ मैं सबसे बड़ा नंबर बना दूं इन नंबरों को यूज़ करके। तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हमने सीखा है क्लास 4 में कि सबसे छोटे नंबर का यूज़ किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं नंबर को। तो यहाँ पे मेरे पास 2 1 है, उनको मैं यहाँ हाईएस्ट प्लेस पे रख लेता हूँ। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे 2 2 हैं, इनको मैं हाईएस्ट प्लेस पे रख लेता हूँ। फिर मेरे पास 2 3 हैं, फिर इनको मैं नेक्स्ट प्लेस पे रख लेता हूँ। फिर यहाँ पे 4 है, एक बचा तो एक जगह पे मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। तो ये मैंने सबसे छोटा पॉसिबल नंबर बना दिया है इन 2 स्टिकरों को यूज़ करके। यहाँ मैं सबसे बड़ा नंबर बनाऊंगा। सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए मेरे को शुरुआत सबसे बड़े नंबर से करनी पड़ेगी। मेरे पास 2 9 है, तो इन 2 प्लेसेस पे मैं 2 9 लिख लूँगा, इन 2 प्लेसेस पे मैं 2 बार 8 लिख लूँगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 7 लिख लूँगा। अब जब मैं इनका डिफरेंस करूँगा ना तो ये जो आंसर आएगा ये सबसे छोटा आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यू आर गिवन सम नंबर्स कार्ड। आपको कुछ नंबरों के कार्ड दे रखे हैं, यानी कि कुछ कार्ड हैं उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो एक के ऊपर 4000 लिखा है, 13000 लिखा है, दूसरे के ऊपर फिर 300, फिर 70,000, फिर 1,50,000 और 20 और ये 5। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। इन नंबरों का यूज करके आपको कोई भी ऑपरेशन का यूज करके, यानी कोई भी ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर लेना और इन नंबरों को यूज करके आपको नीचे दिए हुए नंबरों के पास पहुंचना है। जितने भी क्लोज आप पहुंच पाओ, वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। किसी एक पर्टिकुलर नंबर को बनाने के लिए आप एक कार्ड को एक ही बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको 2 लाख बनाना है तो आप 4000 को 2 बार यूज़ कर लो, नहीं। अब ए पार्ट यहाँ पे करके दिखा रखा है। जैसे 1,10,000 है, 1,10,000 को इन्होंने किस तरह से बनाया है, क्लोजेस्ट वन कुड मेक इज, ऐसे बनाया है कि 4000 को मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट में 20 और 5 का सम कर दिया। तो 20 और 5 का सम 25 हो गया। 25 को 4000 से मल्टीप्लाई करने पर 1 लाख हो जाता है और इसमें फिर ये 13,000 वाला जो कार्ड है ये यूज़ कर लिया, तो ये बन गया 1,13,000, जो कि 1,10,000 के बहुत पास है। तो इस तरह से आपको काम करना है। अब यहाँ पे एक कार्ड को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि जैसे 4000 यूज़ कर लिया यहाँ पे और कहीं और भी कर लो, ऐसे नहीं होगा। अब इसमें बी पार्ट से हम शुरू करेंगे। बी पार्ट के अंदर आपको 2 लाख बनाना है, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 लाख बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने देखा यहाँ सबसे बड़ा कार्ड है 1,50,000 रुपये का, तो 1,50,000 को मैंने यूज़ कर लिया।
इसमें मैंने प्लस कर दिया ये 70,000 नंबर। जब ये मैंने प्लस किया तो इनका सॉल्यूशन आया 2,20,000। अब 2,20,000 तो मेरा आ गया और चाहिए मेरे को 2 लाख। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि इसमें से कुछ माइनस करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं 2 लाख के पास आसपास तक पहुँच जाऊँ। मैंने देखा यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे 5 ही है। 4 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जब, तो ये बन जाता है 20,000। अब 2,20,000 में से मैं 20,000 माइनस कर दूंगा तो मैं एग्जैक्ट 2 लाख के पास ही पहुंच गया हूं। तो यहाँ तो मैं नियरेस्ट भी नहीं, यहाँ तो एग्जैक्ट ही पहुंच गया मैं। इस तरह से मैं ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर नंबर है 5,80,000। 5,80,000 को मैंने कैसे बनाया है? मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा कार्ड यूज़ किया है 1,50,000 को। अब यहाँ ये जो नंबर 5 लाख है ना, ये मोटा मोटी देखूँ तो 6 लाख के पास है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ से पहले कोई 6 लाख बना लूँ और 6 लाख में से फिर मैं 20,000 माइनस करने की कोशिश करूँ। तो 6 लाख बनाने के लिए ये जो 1,50,000 है ना, इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ तो 4 है नहीं, तो मैं 20 को 5 से डिवाइड करके 4 बना सकता हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये 20 डिवाइडेड बाई 5 किया तो यहाँ 4 आ गया। और 150 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 6 लाख आ जाएगी। अब 6 लाख में से मैं कुछ माइनस कर दूंगा। यहाँ पे नंबर्स देखता हूँ मैं, 13,000 है, 4,000 है और 300 है। तो इन सबको मैं माइनस कर दूंगा तो इसके नियरेस्ट में पहुँच जाऊँगा। 13,000, 4,000, 300 ये सारे माइनस किए मैंने, इन सब का सम किया तो ये आ गया 17,300। अब 6 लाख में से 17,300 में माइनस करूँगा तो ये 5,82,700 बन गया। देखिए ये 5,80,000 के कुछ पास ही है, 2-2.5 हज़ार थोड़ा सा आगे है। इस तरह से मैंने ये नंबर क्रिएट किया है। आप कुछ रैंडमली कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल किया है कि ये वो नंबर है जो इसके सबसे पास है। चलिए इसके बाद डी पार्ट देखिए। डी में नंबर लिखा हुआ है 12,45,000। अब यहाँ बहुत सारे लाख हो गए हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बड़े से बड़े नंबर को देखूं। यहाँ मैंने 70,000 और 20 का ये जो कार्ड है ये यूज़ किया। 70,000 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को नंबर मिलता है 14 लाख। और फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ 1.5 लाख का भी एक कार्ड है। तो जब मैं इसमें से पूरे 1.5 लाख माइनस करूँगा ना, 14 लाख में से 1,50,000 में माइनस करूँगा तो ये 12,50,000 हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें से कुछ और भी माइनस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 45,000 है। फिर मेरे को 2 कार्ड और दिखे यहाँ पे कि 4,000 का और ये जो 300 का कार्ड है, मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे तो इनका जो सम आ गया ये 1,54,300 आ गया। और यहीं पे मैं अगर चाहूँ तो एक काम और भी कर सकता हूँ। अभी ये जो नंबर 5 है, नंबर 5 का तो मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे -5 भी कर सकता हूँ। मैं और भी पास जा सकता हूँ इसके। तो जब मैं इनका सम कर रहा हूँ इन 3 का जो मैंने पहले लिए, तो 1,54,300 आया है। इसे 14 लाख में से माइनस करेंगे तो 12,45,700 आ गया, जो कि इससे थोड़ा सा बस 700 ही दूरी पर है। अगर मैं यहाँ -5 का भी यूज़ कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा और पास पहुँच जाऊँगा। -5 में इसमें से कर दूँगा तो यहाँ भी 12,45,000 और फिर ये आ जाएगा 695। अब मैं थोड़ा और इसके ज़्यादा पास हो गया। तो इस तरह से मैंने एक कार्ड को एक ही बार यहाँ पे यूज़ किया है और जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, मैं इस 12,45,000 के पास पहुँच पाया हूँ। इसके बाद ई पार्ट देखिए, ये नंबर और भी बड़ा है। ये है 20,90,800। अब 20 लाख बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कैसे ध्यान दिया कि ये जो सबसे बड़ा वाला कार्ड है 1,50,000, इसको मैं अगर 4,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आती है 60 लाख। और इस 60 लाख को फिर हम यहाँ 300 से डिवाइड करेंगे। देखिए 60 लाख ये तब नहीं आया, ये तब आया जब मैंने यहाँ 0 से 0 काट दिया। ये मैंने काटा है, ये 2 0 मैंने काटे हैं। तो 40 को 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लाख आएगा। फिर 60 लाख को 3 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई है 20 लाख। तो 20 लाख तक पहुंचने के लिए मैं इस तरह से नंबरों का यूज़ किया है। यहाँ 20 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, 90,800 है। तो मेरे पास अभी कार्ड बचे हुए हैं 70,000 का है, 13,000 का है।
ये कार्ड बचे हुए हैं। 4000 का मैंने यूज़ कर लिया, 300 का मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अभी 20 का और 5 का भी कार्ड बचा है, 1,50,000 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। तो इसमें ये जो 90,000 है ना, ये ऐड करने के लिए मैं बाकी के सारे कार्ड्स को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, जो भी मेरे पास कार्ड्स बचे थे। 70,000 प्लस 13,000 प्लस और 20 और ये जो 5 है ना, इनको मैंने प्लस ना करके इनका जो प्रोडक्ट है वो प्लस कर लिया है, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर बना पाऊँ। तो 20 इंटू 5 100 होता है। ये जो चीज़ है ये 100 के बराबर हो गई है। तो इन तीनों का सम हो गया है 83,100। अब यहाँ ये 20 लाख है, यहाँ 83,100 हो गया, तो वैल्यू आई 20,83,100। ये समहाउ 7,000 इसके क्लोज है, तो ये इसका आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। एज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। कोई सिक्का है, सिक्के की मोटाई आपने देखी है, थोड़ा सा ही मोटा होता है सिक्का। सिक्के की जो थिकनेस है ना, ये बराबर है 1 मिलीमीटर के। ये कहा है हमसे कि ऐसे इतने मोटे सिक्कों को कितना ऊंचा ढेर लगाया जाए, यानी स्टैक का मतलब है इसके ऊपर ढेर लगा दिया जाए, एक सिक्के के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। तो कितने सिक्कों को रखा जाए एक दूसरे के ऊपर ताकि हाइट मैच हो जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में देखी है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है, टोटल हाइट, वो थी 180 मीटर। अब देखिए यहाँ थिकनेस जो है ये मिलीमीटर में दे रखी है, यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट दे रखी है ये मीटर में दे रखी है। क्या करते हैं कि ये जो मीटर है ना, इसे भी हम मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। 180 मीटर, तो मीटर से पहले में छोटा होता है सेंटीमीटर, पहले मैं सेंटीमीटर बनाता हूँ। तो 180 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बन गया 180 और ये 2 0, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इस सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में चेंज कर लूँगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस फिगर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलीमीटर बन जाएंगे। ये लिखा हुआ है 18,000, इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब ये फिगर बन जाएगी मिलीमीटर में। ये फिगर आई है 1,80,000। इतना मिलीमीटर में हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। अब एक सिक्के की जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए मेरे को? जब मेरे को नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए तो ये जो टोटल हाइट है इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी मेरे को थिकनेस ऑफ 1 कॉइन से। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमको चाहिए, ये बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ स्टैचू डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ 1 कॉइन। तो हाइट ऑफ स्टैचू दे रखी है यहाँ पे 1,80,000 मिलीमीटर और थिकनेस ऑफ कॉइन दे रखी है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही फिगर आ जाएगी 1,80,000। और ये क्या है? ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो इतने कॉइन्स लगाने पड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो जो है ना वो हाइट यहाँ तक पहुँच जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12, ग्रे हेडेड एल्बाट्रोसेस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। ये कोई पक्षी है, जब ये अपने दोनों पंख फैला देता है तो जो चौड़ाई है ना वो 7 फीट के बराबर हो जाती है। काफ़ी बड़ा पक्षी है। दे आर नाउन टू बी माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशियंस, और इन्हें जाना जाता है कि ये जो दुनिया भर में जो ओशियंस होते हैं ना उनको माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक ओशियन से दूसरी तरफ चले जाते हैं, मतलब समुद्रों को पार करके दूसरे आइलैंड पे या दूसरे कॉन्टिनेंट पे चले जाते हैं। माइग्रेट का मतलब यही होता है। अल्बाट्रोसेस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। जब ये चलते हैं तो एक दिन में 900 से 1000 किलोमीटर तक ये चले जाते हैं, डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक दिन के अंदर। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। एक सबसे लंबी सिंगल ट्रिप इनकी रिकॉर्ड की गई थी, वो थी 12,000 किलोमीटर की।
यानी ये चलना शुरू हुए और 12,000 किलोमीटर तक चलते चले गए बिना रुके। हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रॉक्सीमेटली। तो इन्हें लगभग कितने दिन लगे होंगे। वुड सच अ ट्रिप, ऐसी ही जो ट्रिप होगी, कोई ट्रिप मतलब पैसिफिक ओशियन की जो ट्रिप होगी वो समवेयर 12,000 किलोमीटर की होगी। तो उस ट्रिप को कवर करने के लिए इनको लगभग कितने दिन लग गए होंगे। हाउ मैनी डेज पूछा है। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे। यहाँ एक पक्षी के बारे में बात हो रही है। ये जो पक्षी है ये 900 से लेके 1000 किलोमीटर तक ये एक दिन में डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब ये 12,000 किलोमीटर समवेयर जो है ना पैसिफिक ओशियन का वो होगा जो इसको कवर करने का डिस्टेंस होगा। इस 12,000 किलोमीटर को चलने के लिए इन्हें कितने दिन लगे वो हमें बताना है। ठीक है, हम बता देंगे। तो नंबर ऑफ जो डेज हैं, नंबर ऑफ डेज ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस, और या टोटल डिस्टेंस से लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस यानी पूरा का पूरा ये 12,000, और इसकी डिवाइड करेंगे हम डिस्टेंस कवर इन वन डे। डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे। एक दिन में ना ये 900 से 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेते हैं। तो पहले हम छोटा वाला वैल्यू लेते हैं 900। अगर यह मैं मानता हूँ कि एक दिन में ये 900 किलोमीटर उड़ता है पक्षी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 120 को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1 ज़ार 9 आ गया, और ये 3 और ऊपर से 0 आ गया। 9 तिया आ गया है ये 27, और ये 3 आ गया, पॉइंट लगा के फिर 0 आ गया, फिर 9 3 ज़ार अगेन 27 आ गया, और 3 आता रहेगा फिर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 13.33 नंबर ऑफ डेज। अगर 900 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है एक दिन में, तो उसको 13.33 डेज लगेंगे, यानी 13 दिन से कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम निकालते हैं कि अगर वो 100,000 की स्पीड से चलता है, तो इस केस के अंदर हम 12,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे लगा है 12 डेज। तो अब बात को समझना, अगर ये अपनी हाईएस्ट स्पीड पे चलता है जो कि 1000 किलोमीटर है, तो उसको लगेंगे 12 दिन। और अगर ये अपनी लोवेस्ट स्पीड पे चलता है जो कि यहाँ 900 दे रखी है, तो उसे लगेंगे समवेयर 13.5 दिन। तो ये जो रेंज बन रही है, इस रेंज को ही हमने लिखना है। देखिए लीस्ट तो 12 दिन लग रहे हैं, तो 12 डेज, और फिर ये 13 एंड सम डे, तो 13 से तो ज़्यादा ही है ना ये, तो हम इसको 14 मान सकते हैं। तो 12 डेज टू 14 डेज, यानी इस जर्नी को पूरा करने के लिए उस पक्षी को लगभग 12 से 14 दिन लगेंगे। 12 दिन में भी पहुंच सकता है वो, 13 में भी पहुंच सकता है, या 14वां दिन भी लग सकता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ बार टेल्ड गॉटविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये बार टेल्ड गॉटविट है, ये कोई पक्षी है, इसका रिकॉर्ड है कि ये सबसे लंबी रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट इसके रिकॉर्ड में है। मतलब कि ये वो पक्षी है जो सबसे लंबा डिस्टेंस तय किया है नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना बीच में रेस्ट लिए। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। यानी अलास्का से लेके ऑस्ट्रेलिया तक इसने 13,560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और बिना रुके किया है। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज। इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 13 अक्टूबर 2022 को, और ये चलता रहा 11 दिन तक। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। तो आपको बताना है कि हर दिन इसने लगभग कितना डिस्टेंस कवर किया। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर, और फिर आपने घंटे के हिसाब से भी बताना है कि हर घंटे इसने कितने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे दो जवाब होंगे आपके। पहले तो हम टोटल किलोमीटर्स जो इसमें लिख लेते हैं, ये है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 13,560 किलोमीटर्स।
और यहाँ पे जो डेज दे रखे हैं कितने दिन में ये ट्रैवल किया है इसने, ये डेज हैं 11। तो 11 दिन में इसने इतना सफ़र तय किया है। अगर मेरे को एक दिन का निकालना होगा तो इस फिगर को मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा सिंपली। तो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे का आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी डे लिख दें या वन डे लिख देते हैं, एक दिन में डिस्टेंस, ये हो जाएगा 13,560 को डिवाइड करना होगा 11 से। चलिए यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 13,560, 11 एकम 11 हो गया, यहाँ से 2 ऊपर से 5 आ गया, ये 2 पे 22 चला गया, यहाँ 3 आ गया, ऊपर से 6 आ गया, फिर यहाँ पे 3 पे ये 33 आ गया। इसके बाद में माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर से ये 0 आ गया। अब ये यहाँ पे 2 पे जाएगा तो यहाँ 11 2s आ गया है 22, और माइनस करके ये 8 आ गया। अब 80 को अगर लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये बात जाएगी 7 पे, तो 77 आ गया। यहीं पे छोड़ देते हैं, हमें अप्रॉक्सीमेशन में आंसर देना है। देखिए 1232 और 0.7 आ गया। तो राउंड ऑफ तो आपने सीखे थे ना, जैसे यहाँ पे ये 7 है तो इस 2 का 3 हो जाएगा। तो अगर मैं अप्रॉक्स में आंसर दूंगा तो 1233 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1233 डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे, और ये किलोमीटर में है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में था ना, तो ये किलोमीटर, यानी एक दिन में लगभग उस पक्षी ने 1233 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब यही डिस्टेंस जो है ना हमें घंटे का भी बताना है, ठीक है। अब घंटे का बताना है तो हमें नीचे आवर से डिवाइड करना पड़ेगा, या इस फिगर को छोड़ के हम इसी फिगर को ले लेते हैं। ये एक दिन का डिस्टेंस है ना, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस फिगर को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, ये जो एक दिन की फिगर आई है। अब हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, HOU आवर। एक दिन का डिस्टेंस है 1233 किलोमीटर, और एक घंटे का निकालना है तो घंटे से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 और ये 24 हो गया। 24 5 होता है 120, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये 1 पे चला गया। 24 1 होता है 24, माइनस करके यहाँ 9 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ हमने 0 लगा लिया। अब 24 48 96 होता है 4 पे, तो ये तो उससे थोड़ा कम है, तो 3 पे चला जाएगा। 24 या 72 होता है तो 72 आ गया। तो यहाँ पे 0.3 आ रहा है, तो लगभग हम अप्रॉक्स में आंसर देना है, तो ये 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये 51 हम इसको लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 51 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आवर पर इसलिए लिखा क्योंकि एक घंटे का है। यहाँ पे हम 1233 किलोमीटर पर डे इस तरह से लिख सकते हैं, या यहाँ पर ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ लैंग्वेज में 1 डे और 1 आवर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 टू 600 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये जो ईगल होते हैं, बेल्ड ईगल, ये जाने जाते हैं अपनी ऊंची हाइट के लिए। जहाँ पे ये आसमान में उड़ते हैं ना, ये इतना मीटर ऊपर चले जाते हैं ग्राउंड लेवल से। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई। माउंट एवरेस्ट का तो आपको पता ही होगा, 8850 मीटर ऊंचा है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 टू 12,800 मीटर। और एरोप्लेन्स जो आसमान में उड़ते हैं ज़मीन से 10,000 से लेकर 12,800 मीटर ऊपर उड़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर्ड टू सोमूस बिल्डिंग। अब ये जो 3 चीज़ों की यहाँ पे हाइट दे रखी है ना, बोला है इसका कंपैरिजन करो कि सोमू की बिल्डिंग से ये जो तीनों हाइट है ये कितने गुना है। मैनी टाइम्स का मतलब है कितने गुना ऊंचा है। ठीक है, हम कंपैरिजन कर देंगे, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले इस ईगल को ले लेते हैं। ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाइट एज 44 से लेके 6000 मीटर। तो यहाँ पे हम हायर केस लेंगे। तो सोमू की जो बिल्डिंग है उसको याद कीजिए, पीछे पेज पलट के देख लेना। वो सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट थी वो थी 44 मीटर्स।
मैं इसको थोड़ा राउंड में ले लेता हूँ, राउंड फिगर कर लूँगा तो इसको हम 40 मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में आंसर दे सकते हैं और कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए ये है 6000 मीटर ऊंचा उड़ता है ये जो ईगल है। तो फर्स्ट केस में हम यहाँ पे मैं ईगल ही लिख लेता हूँ, आप समझ जाओगे इसे। ये ईगल हो गया है, ये फ्लाइट ऑफ ईगल्स हाइट लिख देता हूँ, HEIGHT, ईगल्स हाइट इन स्काई ऐसे। और ये सोमूज की बिल्डिंग की हाइट है, BYLDING बिल्डिंग। इनका कंपैरिजन जब करेंगे हम तो ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे। तो ईगल की हाइट जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर है 6000 मीटर, और सोमू की बिल्डिंग को हाइट को मैंने मान लिया यहाँ पे 40 मीटर। ये लगभग 44 मीटर थी, हम 40 ले लेते हैं। 40 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर फिगर आ जाती है 150, और यहाँ पूरा कट के आ गया 1। अब देखिए बिल्डिंग के हिस्से में तो है 1, और ईगल की जो हाइट है आसमान के अंदर है वो 150। तो ये 150 टाइम्स है ना, 1 का 150 गुना ही तो हो गया। तो फर्स्ट केस के अंदर हो गया है 150 टाइम्स। पूरा लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ईगल्स हाइट इन स्काई इज 150 टाइम्स देन सोमूज बिल्डिंग। यानी सोमू की बिल्डिंग, जैसे एक बिल्डिंग इतनी है, अगर 150 बिल्डिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाएंगे ना, उतनी हाइट पे ये ईगल फ्लाई करता है। तो 150 टाइम्स देन सोमूज बिल्डिंग कौन है? बेल्ड ईगल्स हाइट इन स्काई। ये लिख देते हैं, ईगल्स हाइट इन स्काई। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में हमें दे रखा है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट और सोमू की बिल्डिंग का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट की हाइट लिख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो। H फॉर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अपॉन में हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है यहाँ पे 8850 मीटर। सोमू की बिल्डिंग को हाइट हम ले रहे हैं 40 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या फिगर आती है। 885 और ये 4 2s 8 हो गया, 4 2s अगेन 8 हो गया, 4 1s यहाँ 4 हो गया और 1, और पॉइंट लगा के यहाँ 0, और ये 2 पे फिर यहाँ पे 8 आ गया, 2 और 0 यहाँ 5 आ गया। ये आता है लगभग 220.25। राउंड ऑफ कर देते हैं हम, सिर्फ इतना ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा ही डिवाइड होगा, यहाँ पे हम इसे 1 मान लेते हैं। अब देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग एक हिस्सा, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसके कंपैरिजन में 221 है। यानी माउंट एवरेस्ट की हाइट 221 टाइम्स है देन सोमूस बिल्डिंग। तो इसको हम पूरा ऐसे लिख देंगे, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 221 टाइम्स देन सोमूस बिल्डिंग। अब तीसरी चीज का भी कंपैरिजन करना है। तीसरा इसके अंदर ये दे रखा है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो आकाश के अंदर कितना ऊंचा उड़ते हैं। तो ये फिगर दे रखी है यहाँ पे 10,000 से लेके 12,800। तो हम हाईएस्ट वाली को ले लेंगे यहाँ पे। तो हाइट ऑफ एरोप्लेन, हाइट ऑफ एरोप्लेन इन स्काई, और यहाँ H फॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये फिगर हमने ले ली 12,800 मीटर, और सोमू की बिल्डिंग की हाइट हम ले रहे हैं 40 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया। इस फिगर को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 1280 आ गया, और 4 तिया 12 हो गया, और 4 दूनी अगेन ये 8 हो गया, और ये 0 का 0 आ गया। तो ये पूरा कट गया है 4 से, यहाँ पे 1 आ गया 4 से डिवाइड होके, ये आ गया है 302, और यहाँ पे 0 का 0 था ना, तो 320। तो देखिए बिल्डिंग के हिस्से में कितना आया 1, और एरोप्लेन की जो हाइट है स्काई के अंदर वो कितनी है 320। यानी 320 टाइम्स
बिल्डिंग के 320 टाइम्स ऊंचाई पर आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 320 टाइम्स। आप पूरी लैंग्वेज में लिख देना इसको। ये हमने कर दिया। तो ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।